हेलो एवरीवन, बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का मस्ट वीवीआई शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेट टू वीडियो। मैं आपको हर सेट में ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 2 महत्वपूर्ण सुझाव दें। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि जल प्रदूषण होता क्या है, देन आफ्टर हम लोग को इसके सुझावों के बारे में बताना होगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, जल का अर्थ क्या होता है? जल ही जीवन है। हम लोग बचपन से जानते आए हैं कि जल ही जीवन है, तो ध्यान रखिएगा। पेड़ पौधे से लेकर जितने भी जीव जंतु हैं हमारे इस दुनिया में, उन सभी के अस्तित्व के लिए जल का क्या है तो बहुत ही ज़रूरी है। और वो बेसिक सा बात है कि वो जल पे निर्भर भी रहते हैं। आप जल के लिए कृषि कार्य का भी, अगर आपको कृषि का भी कार्य करना है तो जल अति आवश्यक होता है, और इसका उपयोग धीरे धीरे लगातार हमारे दैनिक जीवन में बढ़ता ही जा रहा है। अतः जल का संरक्षण जो है वो बेहद जरूरी है। तो क्वेश्चन कहता है हमारा कि जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 2 महत्वपूर्ण सुझाव दें। चलिए, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 2 महत्वपूर्ण सुझाव आपके हैं। पहला कहता है कि घरेलू कूड़ा कचरा को निर्धारित स्थान पर फेंकना, मतलब कि जहाँ पर निर्धारित किया गया है उसी जगह पर फेंकिए, नली नाला में मत फेंकिए। जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड कहता है कि जीव जंतुओं को नदियों तालाबों में नहीं डालना या फेंकना। जितने भी, अगर आप हमारे यहाँ जो भी डोमेस्टिक जो पालतू जानवर रहते हैं, जैसे आपके भैंस हो गए, बकरी हो गए, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इन्हें हमें अच्छे जगह पर क्या करना चाहिए, मिट्टी के अंदर उन्हें दबा देना चाहिए। उन्हें नदी नालों तालाबों में नहीं फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी हमारा दूषित हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और भी आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जो आपको बनाने का मन करे। आप 2 पॉइंट्स लिखने को करा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 2। और देखिए, जल प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव हो जाते हैं। जल प्रदूषण के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। जैसे देखिए, रोगों का प्रसार हो जाता है, जो जलीय पौधे होते हैं, जीवों जंतुओं की मौत हो जाती है, फसलों का नाश होता है, मिट्टी की उर्वरता का क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। तो कहता है कि गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां निम्न है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी, और भूमि क्या होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। क्योंकि इसमें समतल मिट्टी में क्या होता है, अच्छे तरह से गन्ना, मतलब अच्छे तरीके से इसका उपजाया जाता है। श्रम, सस्ते पर्याप्त कुशल का क्या होता है, श्रम होता है। तो ये जो आइडिया था, आइडियल कंडीशन था शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तापमान कितना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी दोमट होनी चाहिए, भूमि समतल, और श्रम सस्ते पर्याप्त कुशल। ध्यान रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं केवल आप लोग को रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग रिवाइज करते चलिए फटाफट से। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्लीज आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। थर्ड कहता है मैग्नीज के उपयोग को लिखिए। तो कहता है मैग्नीज के उपयोग निम्न है। मैग्नीज आप लोग जानते हो, बिल्कुल, तो जंग रोधी इस्पात बनाने में, जिसमें जंग ना लगे, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। शुष्क बैटरियों का निर्माण में, जो सूखी सेल होता है, सूखा सेल होता है, उसके निर्माण में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। फिर बात आती है कि फोटोग्राफी में भी हम लोग मैग्नीज का उपयोग करते हैं, और साथ साथ चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी क्या किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सब क्वेश्चन आपके लिए। मैग्नीज के उपयोग के बारे में बात की जा रही है। तो जंग रोधी इस्पात के लिए, जो हम लोग इस्पात जो लोहा बनाते हैं उसको जंग रोधी बनाने के लिए, शुष्क बैटरियों का निर्माण में, तो सूखी हुई बैटरी के निर्माण में, और फोटोग्राफी में, और साथ साथ चमड़ा एवं माचिस उद्योग में। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 4 कहता है नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो सिंपल सा बात है, नोएडा जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है, और बरौनी जो है वो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, नोएडा जो है वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए प्रसिद्ध है, और बरौनी तेल शोधक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन 5, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपके ऐसे हैं, जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है, और सांताक्रूज जिसे कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा दमदम जिसे कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पालम जो कि दिल्ली में है, और अन्नादुरई हवाई अड्डा जो कि मीना मकब्बम चेन्नई में है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में
में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस आपके चारों रहेंगे, आपको मुंबई पर टिक लगाना होगा। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपको कोलकाता पर, और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा तो दिल्ली में, और अन्नू दुरई हवाई अड्डा कहाँ है, तो चेन्नई में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6 कहता है, फटाफट से मैं करा रहा हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लगे। क्वेश्चन 6 कहता है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे की किन्हीं 4 प्रमुख समस्याओं को लिखिए। देखिए हमारे यहाँ भारतीय रेलवे की 4 प्रमुख समस्या निम्न है। पहला कहता है ट्रेनों का विलंब से चलना। बिल्कुल हमारे यहाँ ट्रेन क्या होता है, विलंब से चलना। अभी आप लोग का एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है, देखिएगा ट्रेन कितना जो होता है वो लेट करता है। सेकेंड कहता है बिना टिकट यात्रा करना। बिना टिकट यात्रा हमारे यहाँ अधिकांश लोग जो होते हैं, आधा से ज़्यादा लोग बिना टिकट के ही यात्रा करते हैं। रेल दुर्घटना, रेल का भी दुर्घटना बहुत ज़्यादा आए दिन आप लोग न्यूज़ चैनल में सुनते रहते हैं कि रेल का दुर्घटना हो गया, यहाँ पर रेल क्षतिग्रस्त हो गया, तो याद रखिएगा। और अनावश्यक चेन पुलिंग, तो अनावश्यक चेन पुलिंग जिसको आप वैकम भी कहते हो, तो लोग वैकम मार मार कर ट्रेन को रुकवा देते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 7 नंबर कहता है हमारा कि पाइपलाइन परिवहन के मुख्य विशेषताओं को लिखिए। व्हाट राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन परिवहन की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए पाइपलाइन से करने से क्या होता है, ना तो इससे प्रदूषण की संभावनाएं होती है और ना ही समय की भी बचत हो जाती है। एक बार पाइप में क्या कीजिए, प्रवाहित कर दीजिए, और उसको जहाँ जहाँ जाना होगा अपना चला जाएगा। और दुर्गम स्थानों तक पहुँचना, जहाँ जहाँ मतलब जहाँ आपका बाइक गाड़ी भी नहीं जा सकता है, वहाँ भी क्या हो सकता है, ये पाइपलाइन परिवहन आपको सुरक्षा दे सकती है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा की भी बचत होती है पाइपलाइन परिवहन से, और चोरी या मिलावट का भी भय नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह एक सस्ता साधन भी है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए एक बार पाइपलाइन बिछा दी है हम लोग, और बार बार उसमें से आप लोग क्या कीजिए, पाइपलाइन परिवहन करते रहिए। पेट्रोलियम और तरल पेट्रोलियम गैस, इन सभी का क्या होता है, पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। 8 नंबर कहता है हमारा सतत विकास की क्या आवश्यकता है। अब देखिए मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे कंसेप्ट दे रखे थे। जैसे कहता है कि सतत विकास मतलब अपने आप के विकास के साथ साथ अपने पीढ़ी का भी ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उसके लिए भी ध्यान में रखना कि किस तरह से विकास किया जाए। अब पेट्रोलियम का अगर हम लोग सारा पेट्रोल का उपयोग कर जाएंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को क्या मिलेगा, तो इसी को कहा जाता है सतत। मतलब कि अपने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए किसी भी संसाधन का उपयोग करना। तो कहता है सतत विकास की आवश्यकताएं निम्न कारणों से हैं। भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सावधानी से उपयोग। बिल्कुल आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों का क्या करना है, सावधानी से उपयोग करना। उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए और पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए। देखिए पेट्रोलियम का उपयोग कम करेंगे तो पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा, साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा और विकास कार्यों में वृद्धि भी होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जामिनेशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है तो आप फटाफट बताइएगा कि सतत विकास से हम यह समझते हैं कि भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की सावधानी से उपयोग, उनके जीवन स्तर में सुधार, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और विकास कार्यों में वृद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 कहता है कि मानव विकास के 4 स्तंभों के लिखिए। मैंने बहुत बार करा चुका है ये। देखिए मानव विकास के 4 स्तंभ क्या है, समता, सतत पोषणीयता, उस उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो ये मैंने बहुत बार कराया आपको, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इस बात का थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। देखिए वृद्धि जो आपका है वो आपका निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। मतलब आप खराब चीज़ में भी आगे बढ़ सकते हो, वृद्धि कर सकते हैं, और अच्छे चीज़ में भी वृद्धि कर सकते हैं। बट विकास कहा जाता है जब आप कुछ अच्छा कीजिएगा उसी को विकास कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है। बिल्कुल परिवर्तन, चेंजेस बताता है। अगर वृद्धि भी आप में होगा तो ये आपके चेंजेस को ही बताएगा, विकास भी अगर आप में होगा तो ये आपके चेंजेस को ही बताएगा। तो यहाँ पर बात की जाती है कि वृद्धि मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होता है तथा इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। मतलब वृद्धि का मतलब, इस वृद्धि में परिवर्तन, देखिए दोनों में परिवर्तन होता है, वृद्धि और विकास दोनों में परिवर्तन होता है। लेकिन कहता क्या है कि वृद्धि में आपका धनात्मक परिवर्तन भी हो सकता है और ऋणात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें विकास की, तो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से होता है जो मूल्य सापेक्ष होता है। मतलब इसमें विकास अगर आप में हो रहा है तो समझिए कि आप में कोई ना कोई गुण आ रहा है। और वृद्धि में अगर आप चोरी में भी वृद्धि कर सकते हो, आप डकैती में भी वृद्धि कर सकते हो। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में, धनात्मक में भी हो सकता है आपका ऋणात्मक, यानी आप खराब काम भी कर वृद्धि कर सकते हैं और अच्छा भी। लेकिन विकास तभी कहा जाता है जब आप में गुणात्मक परिवर्तन आए, गुणात्मक चेंजेज आए, कुछ गुण वाला चेंज आए, उसको विकास कहते हैं। और विकास जो है वो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि होती है। विकास का समय होता है जहाँ सकारात्मक वृद्धि होती है। बिल्कुल, तो विकास का समय कहाँ होता है, जहाँ पे सकारात्मक यानी पॉजिटिव ग्रोथ जहाँ पे होगी उसी को विकास कहेंगे, और पॉजिटिव और
निगेटिव दोनों होती है उसे वृद्धि कहते हैं। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, लाजवाब सा क्वेश्चन 11 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि अप्रवास तथा उत्प्रवास को परिभाषित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन क्या होता है। कहता है किसी भी देश से बाहर से आकर बसने को अप्रवास तथा वहां से बाहर जाकर बसने को उत्प्रवास कहते हैं। अप्रवास मतलब जैसे यहाँ पर किसी भी देश में बाहर से आकर बसने, अगर मान लीजिए बांग्लादेशी हमारे यहाँ शरणार्थी बन के आए थे तो वो क्या किए, अप्रवास किए, और हम लोग क्या करेंगे, बाहर जाकर बसने, अगर यहाँ के लोग, भारत के लोग जाकर कहीं और बसेंगे तो उसको कहेंगे उत्प्रवास। तो ज़्यादा कोई नहीं है तो ज़्यादा इस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। इन दोनों से किसी देश की, राज्य की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। बिल्कुल, जनसंख्या परिवर्तन का तीन ही मुख्य कारण होता है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो प्रवास मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करना है, काम की खोज में, रोजगार की खोज में, या किसी भी मतलब अप्रतिकर्ष के कारण, उपकर्ष के कारण भी आप लोग प्रवास करते हो। तो ये दो कारक होते हैं, अप्रवास और उत्प्रवास को आप लोग काफी ज्यादा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रवास से संबंधित किन्हीं 4 अपकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। अपकर्ष कहने का मतलब होता है दोस्तों अट्रैक्शन। तो क्या फैक्टर्स है जो हमें अट्रैक्ट करता है माइग्रेशन के लिए। तो कहता है कि प्रवास के लिए हमें ये 4 फैक्टर जो हैं वो हमें क्या करते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं, अपने अंदर फैक्टर डालते हैं, हमें पुल करते हैं कि आप यहाँ से अपकर्ष कर जाइए। कहता है काम की बेहतर अवसर, अगर आपको कोई बहुत अच्छे काम की बेहतर अवसर दे रहा है तो आप क्या करेंगे, प्रवास कर जाएंगे। रहन सहन की अच्छी दशाएं, आपके पास अगर अच्छी दशाएं रहन सहन की मिलेगा, बोला है कि आइए पटना में हम आपको अच्छा रहन सहन देंगे, तो आप क्या कीजिएगा, आप आसानी से वहाँ से आप अपनी जगह को छोड़कर आप यहाँ पे आ जाइएगा। थर्ड कहता है शांति व अस्थायित्व, आप शांति को भी मद्देनजर रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपकर्ष होता है। और जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु, तो संपत्ति की सुरक्षा और अनुकूल जलवायु के कारण भी अपकर्ष ये कारण बनता है। दोस्तों माइग्रेशन का कारण आप लोग काफ़ी ज़्यादा याद रखिएगा। इस वीडियो का सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खुद आप पढ़े होंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा, लेकिन कल ही आपका एग्जाम है, बस कल ही आपका एग्जाम है। कल कितना तारीख, कल 2 फरवरी को आपका एग्जाम है, जिसके कारण मैं फटाफट से वीडियो को डाल रहा हूं और ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस एक बार क्वेश्चंस को आपको टच करा रहा हूं। सो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा समझाने, मैंने पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे खासे कंसेप्ट दिए थे क्योंकि उसमें टाइम था, लेकिन अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, जिसके कारण मैं आप लोग को फटाफट से वीडियोज़ दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करते चलिएगा और समझते चलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेट 3 वीडियो में।